नहीं जा सकते उसका ध्यान करो। ठीक, सब शाश्वत है, अकृत्रिम है। हाँ, नहीं तो ऊपर है ना, जल से ऊपर है तो टच नहीं होता ना। माता जी बोले जैसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में मूर्ति भी है ना, राइट, तो ये सब भी हो सकता है, उसमें क्या है। देखो ये सब शास्त्र में होता है और इतनी इंटरेस्टिंग बात होती है, पर हम पढ़ते नहीं है, राइट, और पढ़ते तो ऐसा लगता है बहुत टफ है। ये क्या डायग्राम बन गया तो हमको इजीली समझ में आया। अब वहाँ लिखा हो कि 25 योजन छोड़कर, तो अपन कहाँ 25 योजन छोड़ा होगा, कहाँ 8 योजन का होगा, कहाँ द्वीप होगा, तो उसको विजुअलाइज करना पड़ता है और एकदम शांति चाहिए मन में इसको समझने के लिए। अब अपन ऐसे स्पीड में कि एक पेज पढ़ने का नियम है हमारा स्वाध्याय का, अब दे धनाधन पढ़ रहे, पढ़ ली पूरी तिलोय पढ़ना, समझ में नहीं आई, तो वह ऐसे नहीं आती समझ में, है ना। एकदम शांत दिमाग चाहिए। दिन दिन पूरे दिनों दिन चले जाते हो एक चीज़ समझने के पीछे, पर उतनी शांति चाहिए, कोई आकुलता नहीं चाहिए, तब जाके चीज़ समझ में आती है, विजुलाइज होती है। और फिर डायग्राम बनाओ तो भारी चीज़ भी क्या हमको हल्की लगने लगती कि इसमें क्या हार्ड था। ठीक, तो इतना अच्छा लगा। कौन सुनाएगा गंगा कुंड, भले मेजरमेंट याद ना हो पर कहाँ से गिरती है क्या हुआ, वो आइए प्रशंसा, प्रशंसा सुना देती। क्या है इसमें, इजी है। हाँ, ये देखते जाओ देखते जाओ और बोलते जाओ। हाँ बोलिए नमिता जी। ये तो याद रह जाना चाहिए गंगा कुंड, तो आराम से 1 घंटे की सामयिक, कैसे कितना अद्भुत दृश्य होगा कि इतनी बड़ी प्रतिमा का ऊपर पानी गिरता होगा इतनी हाइट पर से। इच्छा है माता जी। हाँ, प्रतिमा की साइज शास्त्रों में नहीं लिखी, इसलिए मैं कैसे बता दूं। हाँ, अब रत्नों की होती है सब, शाश्वत अकृत्रिम चैत्यालय और प्रतिमाएं सब अद्भुत ही होती है, पर मेरे मुंह से एक भी शब्द जब तक मुझे शास्त्र में ना मिले तब तक मैं कैसे बोलूं, राइट। पर इतना लिखा है कि पद्मासन प्रतिमा है और अद्भुत अकृत्रिम प्रतिमाएं रत्नों की होती है। हाँ ठीक, इच्छा है माता जी। हिमवन पर्वत पर पद्म सरोवर है। पद्म सरोवर से गंगा नदी निकलती है, उससे सरोवर के जस्ट सरोवर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे एक द्वार है, वज्रमय द्वार, वहाँ से गंगा नदी 500 योजन आगे निकलती है और गंगा कूट के आधा योजन पहले टर्न हो जाती है, दक्षिण दिशा की तरफ टर्न हो जाती है और वहाँ से वो 526 सहित 29/38 योजन आगे आती है और वहाँ से वहाँ पर एक जीविका है, वहाँ से वो नीचे भरत क्षेत्र में गिरती है। जीविका के मुख पर एक, उसको गोमुख भी कह सकते हैं या फिर वृषभाकार भी कहते हैं, और वो जो जीविका है उसका साइज 2 कोस मोटा है, 2 कोस चौड़ा है, नहीं 2 कोस लंबा है और 6.5 योजन चौड़ा है, 6.5 योजन चौड़ा है जी। और वहाँ से गंगा नदी नीचे भरत क्षेत्र के लिए गिरती है और दीवाल से जब वो गिरती है तो दीवाल से उसकी, दीवाल से नहीं, हिमवन पर्वत से, जीविका से जब वो गिरती है तो दीवाल से उसकी दूरी, दीवाल नहीं, हिमवन पर्वत से जो है उसकी दूरी 25 योजन रहती है और जब वो जीविका से निकलती है तब उसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 रहती है योजन और नीचे आते आते उसकी जो चौड़ाई है वो 10 योजन हो जाती है। और ये जो गंगा नदी नीचे गिरती है भरत क्षेत्र में, वहाँ पर एक गंगा कुंड है जो कि 60 योजन चौड़ा है और उसकी जो गहराई है वो नीचे 10 योजन है और 60 योजन के बीच में 8 योजन का एक टापू है और वहाँ पर एक द्वीप है जो कि वज्रमय है और
वज्रमय है वो येलो दीप। हाँ हाँ और उसकी नीचे चौड़ाई 4 कोस है, बीच में मध्य में 2 कोस है और ऊपर जाकर के 1 कोस हो जाती है। और वो जो वीथिका है मतलब जो टॉप है, टॉप पे गंगा देवी का निवास स्थान है। उसकी जो चौड़ाई है वो 3,000 धनुष, 3000 धनुष और चौड़ाई है 2,000 धनुष दो ऊपर, 2000 धनुष ऊपर है। यानी 3,000 नीचे, 2,000 सेंटर में, 1,000 ऊपर। उसके निवास की चौड़ाई। हम्म, और उसके टॉप पर एक सरोवर है। सरोवर नहीं है, नहीं सॉरी, कमल है। कमल के ऊपर अरियंत, कमल की कर्णिका में सिंहासन है, कमल की कर्णिका पर सिंहासन है और सिंहासन पर अरियंत भगवान की प्रतिमा है, जिनेंद्र भगवान की। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। फिर क्या होता है? अम, अब तो मैं ही नहीं बोलना है कि अब क्या होता है, पूरा पढ़ा ही इसीलिए कि हम क्या होता है। अब तो बोल उसका दिया। गंगा नदी से वो प्रतिमा का अभिषेक होता है। हाँ तो यही तो मेन है, पूरा पढ़ने का मोटिव ही यही था कि वो गंगा नदी ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का अभिषेक करने के लिए ही गिर रही हो, राइट। और भगवान का अभिषेक करते हुए वो नीचे गंगा कुंड में समाहित हो जाती है। बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा याद हो गया, यानी कितने लगभग समझो तीलोई पन्नती के 3-4 पेज याद कर लिए। ठीक, और कौन बताएगा? इस साइड से कोई बताओ। हाँ बताओ सौरभ भैया। इच्छामी माता जी, माता हिमवान पर्वत पर गंगा नदी, हाँ 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 बोलो बोलो। वो अच्छा, वो सबसे पहली लाइन नहीं आ रही समझ में, क्या बोलते हैं, जो 500 योजन पहले एक द्वार आता है, वज्रमय द्वार। वज्रमयी द्वार है। हाँ। वहां से गंगा तट से 500 योजन पहले, हिमवान तट से, हिमवान गंगा तट भी नहीं, हिमवान तट भी नहीं, गंगा कूट। पर ऐसा ना बोलो, उल्टा मत जाओ। आप तो ऐसा बोलो ना, 500 योजन ऐसे पूर्व दिशा में जाती है। हाँ 500 योजन पूर्व दिशा में जाती है और गंगा कूट को टच किए पहले ही आधा योजन आधा पहले। योजन पहले से टर्न हो जाती है दक्षिण दिशा में। देखो टर्न नहीं होता, टर्न, आर साइलेंट होता है ना। टर्न, हाँ टर्न, ऐसा। दक्षिण दिशा की ओर टर्न हो जाती है। और वहाँ पर एक जीविका होती है। कितना आगे जाती है? 529 523 सहित 29/38 योजन। योजन आगे जाके एक जीविका होती है। जीविका की लंबाई 2 योजन, 2 कोश। 2 कोस, चौड़ाई भी 2 कोस और मोटाई, चौड़ाई 2 कोश नहीं, 6.5। हाँ, लंबाई और मोटाई 2 कोस और 6.25 उसकी चौड़ाई। चौड़ाई। और उसका जो मुख होता है वो सिंह जैसा भी दिखता है और गाय जैसा भी दिखता है, तो वो दोनों को वृषभाकार भी बोलते हैं और गौमुख भी बोलते हैं। बहुत अच्छा। वहाँ से गंगा नदी नीचे गिरती है। उस समय उसकी मोटाई 6.25 होती है और नीचे गिरते गिरते उसकी मोटाई 10 योजन तक हो जाती है। और वो जब नीचे गंगा कुंड में गिरती है भरत क्षेत्र की ओर, तब वो हिमवान पर्वत से 25 योजन दूर पर गिरती है। वो ऊपर जब डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस से ही नीचे गिरती है। हाँ ठीक, फिर? और नीचे एक गंगा कुंड होता है जिसका 60 योजन मोटाई होती है जी। और 10 योजन उसकी गहराई होती है। उसके बीच में एक द्वीप होता है जो 8 योजन चौड़ा होता है, जिसमें एक पर्वत होता है सेंटर में, जो नीचे से 4 कोस, बीच में 2 कोस और टॉप पे 1 कोस चौड़ा होता है, जहाँ पर उसके बीच में उसके टॉप पर गंगा नदी का निवास होता है। गंगा नदी का नहीं, गंगा देवी का, हाँ। गंगा देवी का निवास होता है, जी। जो कि उसके निवास का भी नीचे से 3000 धनुष, बीच में 2000 धनुष और टॉप पे 1000 धनुष उसकी मोटाई होती है। और उसके टॉप पे एक कमल होता है। कमल की कर्णिका पर एक सिंहासन होता है जिसपे भगवान की जिनेंद्र देव की प्रतिमा होती है। और
ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा नदी उनका अभिषेक करने प्रतीत नहीं होता, होता ही ऐसा है। होता है जो गंगा नदी उनका अभिषेक करने के लिए ही गिर रही है। ठीक, बहुत अच्छा। हो गए ना गंगा कुंड याद? ठीक, आज इतना। आपका रिजल्ट बता दें। किसके 50 में से 50 मार्क्स आए? आंसर बता दें। अच्छा, कितने लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दी थी? मृणाल भैया ने एग्ज़ाम नहीं दी थी, क्यों? अरे बारिश हुई तो स्कूल के बच्चे क्या एग्ज़ाम देने नहीं जाते? बारिश हो के कुछ भी हो, एग्ज़ाम तो देनी पड़ती है ना। ठीक, आंसर्स बता रही हूँ। मध्यलोक की ऊंचाई 1,40,000 योजन, जो सही जोड़ी मिलानी थी। द्वीप और समुद्र की संख्या असंख्यात। जम्बू द्वीप के मध्य में सुदर्शन मेरु। क्षौद्रवर समुद्र के जल का स्वाद इक्षुरज जैसा। अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप। लवण समुद्र के तट पर मत्स्य की लंबाई कितने लिखी? लवण समुद्र के तट पर पूछा है, 9 योजन। कुंडलवर द्वीप के वलय व्यास के मध्य में कौन सा पर्वत है? कुंडलगिरी। 2 इंद्रिय जीवों की मैक्सिमम आयु 12 वर्ष। पंचेंद्रिय समूर्जन जीव का वेद नपुंसक। भोग भूमि के तिर्यंच और मनुष्य का वेद स्त्री और पुरुष वेद। अब खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका फर्स्ट, कालोदधी समुद्र के तट पर मत्स्य की लंबाई 18 योजन। अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप के वलय व्यास के मध्य में कौन सा पर्वत है? स्वयंप्रभ। सभी द्वीप समुद्र एक दूसरे को चूड़ी के आकार में विस्तृत करते हैं। जम्बू द्वीप का आकार थाली जैसा है। स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य जीव की मोटाई कितनी है? कितने लिखे? 250 योजन। जम्बू द्वीप में क्षेत्र की संख्या 7 है। निषद पर्व के मध्य में कौन सा सरोवर है? तिंगित सरोवर। केसरी पर्वत के कमल पर कौन सी देवी का भवन है? कीर्ति देवी का भवन। ये आपको पता है, पेपर बहुत इजी था। यदि ईमानदारी से घर जाके एक बार डायग्राम ड्रॉ किया होता ना, तो यहाँ सब क्लियर होता। पर हम ऐसे ही ओरली याद रखने का ट्राई करते हैं, इसलिए पेपर लेंथी लगा। घर जाके ड्रॉ करना होता है, हम बार बार बोलते हैं। देखा, ये सब के आंसर कैसे लिखोगे? ये घर जाके ड्रॉ करने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो